तो इंडिया का डीएनए जारी है और राज्यवर्धन सिंह राठौर जो कि आईएनबी मिनिस्टर हैं, हमारे देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। उनका फिटनेस चैलेंज आपने देखा होगा, लेकिन आज वो आपको फिटनेस चैलेंज भी देंगे और राजनीतिक तौर पर भी वो आपको आज चैलेंज देंगे अपना। और उनका चैलेंज क्या है इंडिया के लिए, ये अब हम थोड़ी देर में डिकोड करेंगे। राठौर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। आप आईएनबी मिनिस्टर हैं और मीडिया पर आपकी पूरी नज़र रहती है। तो मेरा पहला सवाल यही है जो मैं प्रकाश जी से भी पूछ रहा था, क्या आपको ऐसा लगता है कि जब दिल्ली, बम्बई, मेट्रो सिटीज़ में एक माहौल एक अलग तरह का बन रहा है और जब आप मीडिया को कंज्यूम करते हैं तो ऐसा लगता है कि मोदी सरकार मुश्किल में है, लोकप्रियता के मापदंड पर नीचे जा रही है और महागठबंधन लगातार लोकप्रिय होता जा रहा है और 2019 में बीजेपी के लिए स्थिति मुश्किल रहेगी, लोग अब इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये मीडिया का ही नैरेटिव है या ये वाकई इसमें कुछ सच्चाई है? देखिए, आपके सवाल में 2-3 सवाल छुपे हुए हैं। एक बात है कि क्या मीडिया जो बात करता है अपने माध्यम से, वो बात कितनी साधारण व्यक्ति जो बात करते हैं उससे अलग है या उससे सिमिलर है। दूसरा, आपने महागठबंधन का इसके अंदर एक हल्का सा पेच और जोड़ दिया। तो देखिए, चुनाव का वक्त आता जा रहा है और धीरे धीरे द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल वो उनके लिए बड़ा क्लियर होता जा रहा है। इन 4 या 5 साल में जितनी भी रीजनल पार्टीज होती थी या राष्ट्रीय पार्टीज होती थी, आज बिल्कुल धरातल पर आ गई। साथ साथ उनको यह भी क्लियर हो गया कि जिस गति से ये सरकार काम कर रही है उससे ये तय है कि अगर ये जो पड़ाव आ रहा है 2019 का, अगर ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सरकार अगर पार कर गई तो बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो नियर एक्सटिंक्शन में चली जाएंगी। शेर बचाते बचाते कांग्रेस को बचाना पड़ जाएगा। दूसरा आपने सवाल करा और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, 4 या 5 साल पहले शायद ये सवाल नहीं करते सुधीर जी, लेकिन आज कर रहे हैं। वो भी एक भारत की खासियत है। अब से कई साल पहले जब हम अखबार में या टीवी में या कहीं कुछ देखते थे तो हम ये मान लेते थे कि पूरी भारत की यही आवाज है। लेकिन आज पूरे भारत में जितने मोबाइल फोन्स, उससे सोशल मीडिया और सोशल मीडिया से उठने वाले उनके जो विचार हैं वो इतने बढ़ गए हैं कि आज क्लियर हो जाता है कि कौन सी मीडिया किस तरह से सही आपको प्रोजेक्शन नहीं कर रही। कहीं ना कहीं या तो उनका बायस हो जाता है या कहीं कोई एजेंडा हो जाता है। पहली बार मीडिया के ऊपर, कुछ मीडिया हाउसेस के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है वो जिस तरह से एजेंडा बेस्ड खबर चलाते हैं। तो ये ताकत है भारत की कि आज आप सब करीब 11 बजे की मीटिंग में बैठकर ये तय करते हैं कि साहब सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। ये ताकत है भारत की और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो विचार गाँव में होते हैं, छोटे शहरों में होते हैं या बड़े शहरों में होते हैं, वो भी अपना महत्व रखते हैं और नेशनल मीडिया में उनको पहुंचना जरूरी है। 2014 से, चुनाव से भी पहले, हमारी पार्टी ने रीजनल मीडिया को महत्व दिया, इंपॉर्टेंस दी, और उस कारण से चाहे नेशनल मीडिया हो या रीजनल मीडिया हो, दोनों का अपना महत्व है और साथ साथ सोशल मीडिया का अपना महत्व है। लेकिन अब अगर आज की स्थिति में आप देखें तो नैरेटिव ये है कि मान लीजिए किसी मीडिया हाउस ने आपकी तारीफ कर दी, आपने फिटनेस चैलेंज दिया और आपकी तारीफ कर दी कि राज्यवर्धन राठौर फिटनेस को लेकर अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, तो उसको कहा जाएगा कि ये दलाल मीडिया है, ये मीडिया तो बिका हुआ मीडिया है। और किसी ने अगर आपको चैलेंज दे दिया और कहा कि नहीं गलत कर रहे हैं, तो उसको कहा जाएगा कि ये जो मीडिया है ये फेयर है, ये सेक्युलर मीडिया है। इसी तरीके से राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म का जो डेफिनेशन है पिछले 4 साल में बिल्कुल बदल गया है। आज पाकिस्तान का समर्थन करना फैशनेबल बन गया है, उसको सेकुलरिज्म के साथ जोड़ दिया गया है। जम्मू कश्मीर में आप देख लीजिए कैसे नैरेटिव हुआ है, और ये 4 साल में हुआ है। मुझे ये लगा कि जो ध्रुवीकरण है वो वोट बैंक में तो पहले होता था, लेकिन मीडिया में भी हो गया है अभी।
देखिए, जो आपने अभी बात करी कि पाकिस्तान का समर्थन करना फैशनेबल हो गया है, ये किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाके ज़रा फैशन दिखाने की कोई कोशिश करे तो शायद उसको पता चले कि कितना फैशनेबल हो गया है। ये एक बहुत ही लिमिटेड, एक जो अपने आप को एक्स्ट्रा लिबरल जो लोग समझते हैं, जिन्होंने शायद आज तक कोई तकलीफ नहीं सही है, वो ये कह सकते हैं बात कि देखिए, जिसके किसी परिवार में किसी की देहांत नहीं हुआ, कोई शहीद नहीं हुआ, वो कह सकता है कि हम सबको एक बराबर की नज़र में देखना चाहिए और अपने दुश्मन को भी जब वो दुश्मनी कर रहा हो तो भी उसको गले लगाना चाहिए। ये बहुत ही सीमित लोगों में होता है, लेकिन ज़्यादातर मेरे ख्याल से डेफिनेशन बड़ी क्लियर है और हर व्यक्ति का अपना विचार है। आप तो स्पोर्ट्समैन हैं। स्पोर्ट्स में कहा जाता है एक डिफेंडिंग चैंपियन होता है और एक चैलेंजर होता है। अक्सर देखा जाता है कि जो चैलेंजर है वो ज़्यादा अग्रेसिव होता है और डिफेंडिंग चैंपियन के दिमाग में यही चलता रहता है कि मैं कैसे अपने टाइटल को डिफेंड करूं। आपको ऐसा लगता है कि 4 साल के बाद बीजेपी की स्थिति भी वैसी है कि आप डिफेंडिंग चैंपियन हैं और जो चैलेंजर है यानी विपक्ष, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, विपक्ष को लोग ज़्यादा सुन रहे हैं और विपक्ष आपको ज़्यादा बड़ी बड़ी धमकियाँ भी दे रहा है? देखिए, हम तो 2014 से अटैकिंग मोड में हैं और अटैकिंग मोड में ही रहेंगे 2019 तक। बड़े साफ शब्दों में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऐसे ऐसे निर्णय हम लेंगे और ले रहे हैं जिनका वोट बैंक की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। तो डिफेंडर थोड़ी ना इस तरह की पारी खेलता है। वो जब एक बार बहुमत में आ जाता है तो अपने बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमने ऐसा बिल्कुल नहीं करा। हमने तो आक्रमण करा बिल्कुल सीधे जाकर के जीएसटी लाना है तो लाके रहेंगे क्योंकि देश हित के अंदर है। आज तक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। हम अपने सिपाहियों को वर्दी के अंदर सरहद पार भेजेंगे ताकि पूरे विश्व को संदेश चले जाए, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, कि भारत के साथ छेड़छाड़ होगी तो हम वापस मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो बिल्कुल इस तरह के हमने काम करे हैं जो वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए नहीं है, लेकिन हाँ, भारत को मजबूत करने के लिए कदम है, उठाए हैं और उठाते रहेंगे। लेकिन आप वोट बैंक को ध्यान में रखकर नहीं काम कर रहे हैं और 15 पार्टियां वोट बैंक को ध्यान में रखकर ही काम कर रही हैं, तो अंत में विजय किसकी होगी? विजय बहुत महत्वपूर्ण है। आज मतदाताओं को ये समझना कि इस देश में क्या काम हो रहा है, और हम लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि भारत के मतदाताओं, भारत के नागरिकों के साथ डायरेक्ट संवाद होता रहे। चाहे वो 2016 का बजट बनाने की प्रक्रिया हो, उसमें सभी मंत्री 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी ज़्यादा में गए थे, हर वर्ग के लोगों से मिले थे। चाहे वो हमारी जो हर बार सालगिरह आती है सरकार की, तो उसमें हम जश्न नहीं मनाते, हम अलग अलग देश के कोने में जाके अलग अलग वर्गों से संवाद करते हैं। चाहे वो 15 अगस्त का समय हो, चाहे वो योगा डे हो, आप देखिएगा कि हमारे मंत्री लगातार पूरे देश में जाते हैं और एक संवाद स्थापित करते हैं, क्योंकि जो मतदाता है उसको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि उनकी चुनी हुई सरकार किस दिशा में काम कर रही है। और मुझे लगता है कि मीडिया को और हम सबको उनकी जो मैच्योरिटी है उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। एक सिंपल कैलकुलेशन आपके सामने मैं रखता हूँ। 2014 में बीजेपी को 31% वोट मिले थे, 31.3% अगर सही वो करें तो 17 करोड़ वोट मिले थे। और जो पार्टियां एक साथ अब गठबंधन बना रही हैं, अगर इनके वोटों को गिने हम 2014 के ही, तो 22.5 करोड़ वोट हैं और 41.1% उनका वोट शेयर था, यानी आपसे 10% ज़्यादा 2014 में अगर इनको मिला लिया जाए। अब ये सब एक साथ आ गए हैं और कैलकुलेशन जो वो दे रहे हैं लोगों को वो ये है कि हमारी जीत पक्की है, क्योंकि हमारा वोट परसेंटेज ज़्यादा है। कैराना में आप देख चुके हैं, फूलपुर में देख चुके हैं और आप गोरखपुर में भी देख चुके हैं कि ये कैलकुलेशन काम करता है। इसका क्या काट होगा? देखिए, सिर्फ पेपर के ऊपर गणित करने से चुनाव नहीं जीते जाते, और आजकल मेरे ख्याल से राजनीति बदल रही है और इस बदलती राजनीति में, नई युग की राजनीति के अंदर जो नौजवान हैं वो कम से कम ये जो जात पात का जो फ़र्क है इसको वो नहीं मानते। इतनी बड़ी आबादी है युवाओं की, उनको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए उनको एक ऐसा माहौल चाहिए, ऐसा विश्वास वाला उनको एक लीडर चाहिए जो एक रास्ता बना सके इस बढ़ती युवा आबादी का। आज एक नई तरह की राजनीति है।
पॉलिटिशियंस का जिस तरह से डिस्क्रिशनरी कोटा होता था, जिस तरह से लाल बत्ती लगा के घूमते थे, उसके ऊपर सीधे प्रहार करा है प्रधानमंत्री जी ने। ऐसे ऐसे सिस्टमिक फेलियर्स के ऊपर प्रहार करा है जहां लगातार लीकेजेस होती थी पैसे की, करोड़ों से करोड़ों रुपए जो जनता तक नहीं पहुंचता था, बीच में लीक हो जाता था, चंद लोगों के हाथ में डिसीजन मेकिंग रहती थी जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी। इन सब के ऊपर आज लोग देख रहे हैं कि प्रहार हो रहा है, काम हो रहा है। और इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है भारत के पास, ये नौजवान के पास, कि उनके लिए निर्णय कौन ले रहा है, उनको आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कौन कर रहा है। सिर्फ वही नहीं कर रहे, उनका चुना हुआ लीडर भी उनके लिए मेहनत कर रहा है। कोई परिवार नहीं है पीछे, कोई बड़े बड़े अकाउंट नहीं है कहीं पर, एक व्यक्ति लगातार एक अच्छी टीम लेकर मेहनत कर रहा है। ऐसा भारत में अवसर वापस नहीं आएगा और ये नौजवान अच्छी तरह समझते हैं। और इस कारण से जो मतदान होगा 2019 का, वो इसको ध्यान में रखते हुए होगा। एक सवाल जो शायद आपसे किसी ने नहीं पूछा होगा, आप तो खिलाड़ी थे और बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। आपने स्पोर्ट्स फेडरेशंस में जो राजनीति होती है उसको भी आपने देखा होगा, झेला होगा, अनुभव किया होगा। जब आप किसी और फील्ड में होते हो, ख़ास तौर पर जो खिलाड़ी, तो वो सोचते हैं कि राजनीति तो एक बहुत ही ख़राब फील्ड है, राजनीति भ्रष्ट लोग, नेताओं की एक अलग छवि होती है। और बाद में आप खेल छोड़कर खुद राजनीति में आ गए, फिर आप अब नेता बन गए, और फिर नेता नहीं मंत्री भी बन गए, सांसद बने, मंत्री भी बन गए। ये दोनों दुनियाओं में आपने कितना अंतर देखा? और आप जब मंत्री बने तो एक मोदी जी की सरकार में मंत्री बने, वो भी मैं चाहता हूँ आपके अपने अनुभव कैसे रहे? जैसा आप सोच कर आए थे वैसा ही था या उससे अलग था? देखिए, ये मैंने बात कई साल पहले ये करी थी कि मान लीजिए आप सफ़ेद कपड़े पहन के निकले हैं टहलने के लिए, आपकी माँ भी साथ में चल रही है और वो कीचड़ में फिसल के गिर जाती हैं, तो क्या करेंगे आप? अपने कपड़े बचाए रखेंगे और साइड में खड़े रहेंगे? आप तुरंत वहाँ जिस कीचड़ में जाके अपनी माँ को वहाँ से आज मतलब 2014 से पहले जो माहौल बना हुआ था, हर व्यक्ति ये कहता था कि ये क्या हो रहा है, हमें पूरा का पूरा एक सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि हर व्यक्ति को निचोड़ा जा रहा है, पूरे सिस्टम को निचोड़ा जा रहा है। लेकिन हम निहत्ते हैं, हम असहाय हैं, क्योंकि जो लीडरशिप है वो आप बार बार बदलो, वही लीडरशिप आती है, बदल के नहीं आती। होता रहेगा ऐसा जब तक आज के जो नौजवान हैं, युवा हैं, वो कहीं ना कहीं अपना समय, अपने साधन लगाकर इस स्पेस के अंदर, जो पॉलिटिकल स्पेस है, उसमें नहीं आएंगे तो कोई ना कोई घटिया व्यक्ति जरूर आएगा। आपको यू हैव टू पुश आउट पीपल फॉर द राइट पीपल टू कम इन। अगर आप चाहते हैं कि बिना स्ट्रगल के आपको सब कुछ मिल जाए तो वो नहीं मिलने वाला। सपने में भी आप देखते हैं कि आप कितनी मुश्किल से दौड़ रहे होते हैं कुछ पाने के लिए, तो स्ट्रगल तो आपको करना ही पड़ेगा। और हमें स्ट्रगल ऐसी जगह करना चाहिए जो इस देश की बुनियाद है, रूट्स है, और उस देश की बुनियाद इस देश की राजनीति है। वहां पे प्रहार करेंगे, वहां पे सुधार लाएंगे, अपने आप सारा का सारा सिस्टम सही हो जाएगा। और इस कारण से ये सरकार और ये जो व्यक्ति हैं, जो लीडर हैं, वो बहुत ही ज़रूरी है। और इस समय नौजवानों को पूरा समर्थन देने की निहायत ज़रूरी है। तो आप कह रहे हैं आप कीचड़ में कूदे, लेकिन जैकेट आपकी अभी भी साफ है एकदम। आपने एक और सवाल करा इसी में कि मेरा अनुभव कैसा रहा। मैं इस सरकार को, और एक बड़े साधारण नागरिक होकर मैं ये बात कहता हूँ कि पहले मुझे लगता था कि देखिए, सेना में बहुत मेहनत कर ली, सरहद पे रहे, बड़े कष्ट होते हैं, दिन रात मेहनत होती है, खेलों में गए ओलंपिक लेवल पे, वहाँ पे भी बहुत परिश्रम होता है, सब कुछ होता है। मुझे लगा था कि हार्ड वर्क की जो परिभाषा है वो मैंने देख ली है। आप प्रधानमंत्री मोदी जी की टीम में आके देखिए, फिर पता चलेगा कि कितना स्ट्रेस रहता है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको फिट रहना बहुत ज़रूरी है वहाँ। निहायत ही टोस पे खड़े रहना पड़ता है सभी मंत्रियों को, बिल्कुल लगातार, पता नहीं कब किस समय कौन सा डंडा कहाँ से आ जाए। पर देखिए, आप सेना में रहे जो कि बिल्कुल अपॉलिटिकल है, आप खेल में रहे, खिलाड़ी नॉन पॉलिटिकल होते हैं, फिर आप उस व्यवस्था में आए जो 70 साल पुरानी व्यवस्था है, ब्यूरोक्रेसी है, नेता लोग हैं। आपने अपने आप को, जब आप शुरू में आए, कितना मिसफिट पाया उसमें आपने? क्योंकि आपको भी स्ट्रगल करना पड़ा होगा। नहीं, क्या है कि इंडिया के अंदर हमें अक्सर लगता है कि ये सारी चीज़ें तुरंत क्यों नहीं बदल रही, एकदम से हुक्म दिया जाए, एकदम से बदली हो जाए। सेना में हो भी जाता है और अच्छा है, सेना में होना भी चाहिए। अपना जो पूरा गवर्नेंस का सिस्टम है इंडिया में, उसमें मल्टीपल चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, मल्टीपल चेक्स एंड बैलेंसेस।
और शायद वो कारण है कि अगर कोई बदमाशी कर भी लेता है तो कहीं ना कहीं पकड़ी जाती है। कोई भी इस तरह से नहीं है कि कोई बदमाशी करके बिल्कुल निकल जाए। तो इन चेक्स और बैलेंसेस की वजह से गति थोड़ी स्लो भी हो जाती है। लेकिन हमने इस तरह का सिस्टम कराया और उसमें प्रधानमंत्री जी खुद ही जिम्मेदार हैं कि आंकड़े दिए जाते हैं हर 2 महीने बाद आपने जनता के लिए कौन सा ऐसा काम करा है जिससे उनको सहूलियत मिली है, ईज ऑफ लिविंग आपने किस तरह से और बेहतर करी है, ये आंकड़े देने पड़ते हैं। अगर 2014 में उन्होंने लाल किले से बोला कि खाते खुलने हैं, तो आज अगर 30 करोड़ से ज्यादा खाते खुल गए तो ये इसी कारण से खुले हैं। सेम ब्यूरोक्रेट्स हैं, सेम सिस्टम है, चलाने का तरीका अलग है। तो ये जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है ये है। मुद्रा लोन अगर नीचे तक पहुंचाए जा रहे हैं, अलग आंकड़े हैं लगातार। अब सिस्टम हमने डिसाइड करा कि कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे कम प्रगति हुई है। तो करीब 115 जिले निकाले गए पूरे भारत से। आप इसको इस तरह से तुलना करिए। हम कई बार कहते हैं सिंगापुर तो छोटा सा है, सिंगापुर में काम करना कितना आसान है, भारत इतना बड़ा है, इतने बड़े देश में काम करना कितना मुश्किल है। तो प्रधानमंत्री जी ने बोला ठीक है, मैं चुन के आपको 115 जिले दे देता हूं जो सबसे पिछड़े हुए हैं। अब तो बना दिया मैंने एक छोटा सिंगापुर, अब काम करके दिखाओ। सो डिलीवरी एंड द एबिलिटी टू गवर्न is very of a very high order in this. आप लोगों के भी जो रिपोर्ट कार्ड होते हैं या जो आपका KRA होता है वो ऐसे ही सेट होता है जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में होता है? वो कहा जाता है कि बड़ा सख्त है, आपको प्रेजेंटेशन देनी है, हर महीने आपको बताना है कि ये मेरा ग्रोथ पाथ है, मैंने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं नहीं, कुछ वैसे ही कल्चर है अभी? मुश्किल है, लेकिन हाँ ऐसा ही है। और अच्छी बात है कि ऐसा है कि एक हम, और ये सिस्टम भी देखिए हमारी सरकार ने शुरू करा कि हर 4 साल में हम रिपोर्ट कार्ड छापते हैं, न केवल पूरी सरकार की जिसमें आपको बुला के पूरी प्रेजेंटेशन देते हैं। मुझे बताइए अभी तक, आज तक सुधीर जी, आपको किसी सरकार ने अपनी रिपोर्ट कार्ड की प्रेजेंटेशन दी थी क्या? नहीं, इससे पहले ये आप ही ने शुरू किया। हमने दी। अब खड़े होकर आपको पूरी मीडिया को बिठाकर हम प्रेजेंटेशन देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अलग से देते हैं, डिजिटल मीडिया को अलग से देते हैं, रीजनल मीडिया को बुला के उनको प्रेजेंटेशन अलग से देते हैं। यही नहीं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक सांसद होने के नाते अपना रिपोर्ट कार्ड बनाकर भी हम लोगों को देते हैं कि ये हमने काम करा है। मतलब हमारी इच्छा बिल्कुल क्लियर है। कमी हो सकती है काम में, हम ये नहीं कह रहे कि हम सुपरमैन हैं, कमी हो सकती है, लेकिन दिशा जो इस देश ने ली है वो दिशा आज तक न थी, ना कभी और होगी इस लीडरशिप के बगैर। किसी भी सरकार के लिए आखिरी का 1 साल सबसे चैलेंजिंग होता है और सूचना और प्रसारण मंत्री सरकार का प्रवक्ता होता है, क्योंकि वही देश को उसकी जिम्मेदारी होती है बताना कि सरकार क्या कर रही है, मीडिया के साथ संवाद करना। जब शुरू में जो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल सरकार यह बताती है कि हम क्या करने वाले हैं, यानी सपने दिखाती है, आपको ड्रीम्स दिखाती है, ऐसा होगा, ये कर दिया, वो कर दिया। चौथे से 5वां जो साल होता है वो ये होता है जिसमें आपको हिसाब देना पड़ता है कि मैंने ऐसा कहा था, इतना हुआ है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि आपने कोई योजना 10 लाख लोगों तक पहुंचाई, जिसके पास पहुंच गई वो कभी ट्वीट नहीं करेगा, लेकिन जिसके पास नहीं पहुंची वो ज़रूर ट्वीट करेगा कि मेरे पास नहीं आई। आप ऐसे समय में सूचना प्रसारण मंत्री बने हैं जब ये लास्ट का सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ है। आप मानते हैं ये सबसे चुनौती भरा फेज़ है, जब आपको बहुत अग्रेसिव कैंपेनिंग करनी है और साथ ही विपक्ष का जो नैरेटिव है सोशल मीडिया के ज़रिए और मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए भी, वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। रोज़ आपके ऊपर हमले हो रहे हैं। हर समय, हर वर्ष मुझे यकीन है कि अपनी खुद की चुनौती रही होगी, लेकिन ज़रूर बात है कि जैसे जैसे हम और नज़दीक जा रहे हैं, जो जिस तरह के आक्रमण होंगे, जिस तरह का संवाद होगा, वो अपने आप में बहुत तीव्र हो जाएगा। आज हम इस मुकाम पर हैं जहां हम आंकड़ों सहित, अगर हम कहते हैं कि सौभाग्य योजना हम 2019 तक 4 करोड़ मकानों तक लेके जाएंगे, तो उसके आंकड़ों सहित हम आपको देंगे। मुद्रा लोन अगर हम इतने करोड़ लोगों तक पहुंचाए तो वो आंकड़ों सहित है। अगर हमने इतने शौचालय बनाए हैं तो वो आंकड़ों सहित है। हमने इतने गांव और इतने राज्य ODF फ्री कर दिए तो वो आंकड़ों के सहित हैं। उसी तरह से एक डिलीवरी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि हमने अपना जो कहा वो डिलीवर करा।
जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, एलईडी बल्ब हुए, हर तरफ हम आंकड़ों सहित हम लोगों तक जा रहे हैं। आपको कैसा लगता है जब आप कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, फिर कहीं से कोई एक चैनल आता है और वो कहता है एक गांव में यहाँ नहीं पहुंचा? नहीं, सही बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। देखिए, परिभाषा किस तरह से बनाई थी और हमने परिभाषा किस तरह से उसको चेंज भी करा और चुनौती भी ली। 18,000 गांव 21वीं सदी तक इलेक्ट्रिफाइड नहीं थे, तो हमने कहा करिए। ऐसी ऐसी जगह थी जहां खंभा ले जाया नहीं जा सकता था, उनको पहुंचाया गया। सारे 18,000 गांव में बिजली पहुंची। लेकिन डेफिनेशन क्या थी कि खंभा पहुंच जाएगा अगर गांव तक तो वो इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा। वो घर के अंदर बिजली पहुंची या नहीं वो डेफिनेशन में नहीं था। तो इसलिए हमने 2019 से पहले ही अपने लिए नई चुनौती ली कि हम सौभाग्य योजना इसी में लेकर आएंगे और हम 4 करोड़ घरों तक हम बिजली को घर तक लेके जाएंगे। सो वी हैव टेकन ऑन द न्यू चैलेंज। हमें लगा कि इससे पूरा नहीं हो रहा काम, तो उसको हमने और चुनौती बढ़ाई और लेके जाएंगे। सो विपक्ष सर्वाइवल के लिए सब कुछ करेगा, यहाँ तक कि आपका डेटा चोरी करेगा पूरा, ताकि आपका डेटा चोरी करके वो आपको गुमराह करने की पूरी कोशिश करेगा। नहीं तो क्यों करा कैम्ब्रिज एनालिटिका को हायर, उन्होंने पता नहीं कितने करोड़ रुपए दिए होंगे, किस लिए करा? ताकि आपके खातों के अंदर तक जाएं, आप जो सोच रहे हैं वो निकाल के लाएं, ताकि उनकी कमी तो वो दूर रखें, आपके दिमाग में जो चल रहा है उसको करके वो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें। वहाँ पे पकड़े गए, एक गलत कंपनी के साथ काम करा, वहाँ पकड़े गए। उसके बाद में संवाद जनरल रखते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक संवाद पे किसी भी मंच पे किसी भी मंत्री के साथ चर्चा करने को वो आ जाए तो हम आंकड़ों सहित उनको उनका जो आर्ग्यूमेंट है उसको बीट कर सकते हैं। यू आर द कस्टोडियन ऑफ ब्रांड मोदी, और ब्रांड मोदी के साथ ही आप अगले चुनाव में भी जा रहे हैं, और विपक्ष गोंद की तरह चिपकता जा रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि हमारे पास एक नहीं, हमारे पास तो 5-5 उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री पद के, और ऐसा लगता है मोदी वर्सेस ऑल ये मैच इस तरीके से खेला जाएगा। सो मोदी, टीम मोदी जो है उसकी फिटनेस लेवल इस समय क्या है? देखिए, कोई तो कारण हुआ भारत के अंदर जो ऐसे ऐसे लोग, ऐसी ऐसी पार्टियां जो आज तक एक साथ कभी बैठते नहीं थे, एक विचारधारा में सोचते नहीं थे, वो आज एक साथ बैठने को मजबूर हो गए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सामने है तो सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ करा जाए। और ये तो चाणक्य ने बहुत साल पहले कह दिया था कि अगर एक व्यक्ति के खिलाफ सारे के सारे बदमाश इकट्ठे हो जाएं तो समझ लेना वो व्यक्ति बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो स्वच्छता अभियान जारी है, 2019 में भी चलता रहेगा। एक साथ स्वच्छता करनी जरूरी है इस देश के अंदर, और हम सब मिलकर एक साथ स्वच्छता करें। कुछ एक चीज़ें हैं जो आपने वादा किया था और अभी तक नहीं पूरा कर पाए, जैसे कि कल की घटना अगर मैं लूँ जम्मू कश्मीर वाली, ऐसा लगता है जम्मू कश्मीर में एक प्रयोग आपने किया, सफल नहीं हो पाए, इसलिए अब आप सरकार से निकल गए। लेकिन 4 साल बीत चुके हैं। आपने कहा था धारा 370 वहाँ से हटा ली जाएगी, ये एक बड़ी बात है जो पूरी नहीं हो पाई। आपने कहा था राम मंदिर बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी, कोशिश हुई नहीं हुई, लेकिन राम मंदिर नहीं बना। ये कुछ ऐसे वादे हैं जो आपसे, आपकी जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो आपका वोटर है, जो हमेशा आपको वोट देता है, वो आपसे पूछेगा 2019 में कि क्या हुआ। हमारी पार्टी के अध्यक्ष ने बिल्कुल स्पष्टता के साथ ये बात बार बार रखी है कि राम मंदिर हो, 370 हो, या जो भी हमारे वादे हों, हम उसी दिशा में हमेशा चलते रहेंगे। ये जरूरी नहीं है, उम्मीद अच्छी है कि इतनी मजबूती से हम काम करते हैं कि ये उम्मीद आप सबकी रहती है कि हम तुरंत सब कुछ कर दें, लेकिन कई बार संविधान के तहत चलते चलते सब चीज़ें एक साथ नहीं होती। लेकिन हम अपने दिशा से अडिग नहीं हैं, हम उस दिशा में चलते रहें। 30 साल के बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला कि आप अपनी सरकार चलाइए और जैसा आप सही समझते हैं वैसा कीजिए। ये इतना बड़ा टूल आपको मिला 5 साल सरकार चलाने के लिए, और कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस दौरान देश में आपको परेशान करने के लिए नहीं आई, जहां आपको एक दिन के लिए भी लगे कि मेरी सरकार गिर जाएगी। फिर भी ये 3 वादे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, राम मंदिर और धारा 370, नहीं पूरा हुआ। अब लोग ये कहते हैं कि अगर इस बार नहीं हुआ तो कब होगा, क्योंकि इससे बड़ी मेजॉरिटी और बहुमत इस देश में बड़ा मुश्किल है आना। देखिए, कितनी अच्छी बात है।
आज सुधीर जी के साथ बैठकर चुनाव से बहुत नज़दीक हम बात कर रहे हैं, और जो सबसे बड़े आक्रमण सुधीर जी ने अभी करे हैं वो ये नहीं करे कि आपके इतने स्कैम हो गए, इतने करोड़ों बदमाशियां हो रही हैं या सरकार इतनी विफल है। वो यही बोल रहे हैं कि आपने बाकी सब तो काम कर दिए, ये 3 काम क्यों रह गए। अच्छी बात है ऐसा सोचना, ये हमारी सरकार की ताकत है। और जैसे मैंने कहा कि संविधान के तहत चलते चलते कई बार कुछ कदम पीछे लेने पड़ते हैं ताकि संविधान को हम ना तोड़ें, उसका उल्लंघन बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन हमने जो वादे करे हैं हम उसको करके रहेंगे, और आने वाले समय में हमारे को जो जनता है वो पूर्ण विश्वास के साथ वापस लाएगी, ताकि सफाई भी हो और देश को मजबूत भी करा जाए। चलते चलते आप अपना कोई अनुमान देना चाहेंगे 2019 के लिए? अगर हम कहें कि इंडिया को आप डिकोड कीजिए, इंडिया का डीएनए क्या होगा 2019 में, वोटिंग पैटर्न क्या होगा? 2014 में अच्छे दिन की बात थी, लोग सपने देखने लगे कि अच्छे दिन आएंगे। अब 5 साल हो जाएंगे 2019 में, अब अगली बार आप क्या बताने वाले हैं लोगों को कि मुझे वापस क्यों लाइए? एक्सपेक्टेशंस हमेशा इतनी ज़्यादा हो जाती हैं जिससे जिस माहौल से हम निकल कर आए हैं हम कई बार उसको भूल जाते हैं। 2019 में अगर आप सवाल करें तो 2014 से पहले का ज़रूर याद कर लें कि उस समय क्या माहौल था। और थोड़ी मुश्किल हो रही है याद करने में तो गूगल करके एक बार चेक कर लें कि उन दिनों क्या खबरें छपती थी, क्या इंस्टेबिलिटी रहती थी पूरी सरकार के अंदर। आज 4 साल के अंदर, सिर्फ 4 साल के अंदर ऐसा भारत में क्या बदला कि जब भारतीय बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं, चाहे भारतीय कंपनी हो, भारतीय टूरिस्ट हो या भारत के प्रधानमंत्री हो, वहाँ पर एक अलग मान सम्मान के साथ उनका स्वागत होता है। इस 4 साल में क्या बदला? वही बदला जो बहुत पहले अलेक्जेंडर ने कहा था कि अगर शेरों की सेना हो और उसका गीदड़ अगर लीडर हो तो मैं नहीं डरता उससे। यही कहा था कि ये शेरों का जो देश है, इसका लीडरशिप, अगर लीडर भी अगर शेर हो गया तो पूरे दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आज भारत की वो ताकत है। ये इतनी बड़ी सफलता ये हम सब ने मिलकर पाई है, और ये एक सही दिशा है। ये अच्छे दिन का आगाज हो चुका है, एक जर्नी है। वैसे भी ओलंपिक पदक जीतने के बाद भी लगता है कि अब क्या करें, वो खत्म नहीं होता। इट्स अ जर्नी, यू हैव टू कीप वर्किंग। तो हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की तरफ न केवल सरकार बल्कि हर नागरिक उस लक्ष्य की तरफ काम करता रहेगा, तो ज़रूर दिन पे दिन हमारा जो अच्छे दिन है और बेहतर होते जाएंगे, और हमारी उम्मीदें भी और बढ़ती जाएंगी अच्छे दिन के लिए। एक गरीब व्यक्ति के लिए अच्छे दिन कुछ और होंगे, एक अमीर व्यक्ति के लिए अच्छे दिन कुछ और होंगे, लेकिन हर व्यक्ति के लिए ये होना चाहिए कि हाँ, प्रगति हो रही है और इस दिशा में हम चलते रहेंगे तो मेरे और आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक मजबूत भारत हम देकर जाएंगे। एक सांसद से मेरा सवाल, आपके राज्य में चुनाव आने वाला है और लोग ये कह रहे हैं कि राजस्थान में तो पक्का बीजेपी हारेगी, मध्य प्रदेश में भी बहुत मुश्किल है और छत्तीसगढ़ में भी बहुत मुश्किल है, और ये 3 चुनाव अगर आप हार गए तो पूरी की पूरी छवि, नैरेटिव एकदम से बदल जाएगा और ब्रांड मोदी में की चमक कम होने लगेगी और विपक्ष आपके ऊपर हावी हो जाएगा। यानी बहुत कुछ ये 3 चुनावों पर, खास तौर पर आपके होम स्टेट में, बहुत डिपेंड करता है। इस सवाल में से अगर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हटा दिया जाए, कोई दूसरा राज्य डाल दिया जाए तो उसके लिए भी ये सही होगा। हर चुनाव से पहले यही सवाल होता है, ये हार जाओगे तो सब कुछ हार जाओगे, और हम तो 20 राज्य अब तक जीत चुके हैं। और जब ऐसे राज्यों के पास हम जा रहे हैं जो हमेशा, जब हमारे को कहीं देश में कोई कुछ पूछता नहीं था तो ये 3 राज्य हमारा समर्थन करते थे, तो आज जब 20 राज्य साथ में हैं तो ये राज्य भी हमारे साथ में रहेंगे। एक काम करने के लिए जो शैली है, काम करने की जो प्रणाली हमने लगाई है, जिस तरह की लीडरशिप, जिस तरह का हम विचार हर गरीब व्यक्ति के लिए लेकर आते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं व्यक्ति समझता है और उसको। हर बार आपको ऐसा लगता होगा कि आप एलिमिनेशन राउंड पे ही बैठे हैं, ये मैच हारे और आप बाहर। ऐसा ही है, हर बार ऐसा होता है, हर बार यही सवाल पूछा जाता है कि ये हार गए तो आउट हो, ये हार गए तो आउट हो। और ये बड़ा ह्यूमन चीज़ है, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। लेकिन हम अपने दिशा में काम करते रहेंगे और नतीजा अच्छा रहेगा। देखिए, वो 2-4 असेंबली जरूर जीते थे, तो प्रैक्टिस मैच के खिलाड़ी अलग होते हैं और ओलंपिक के खिलाड़ी अलग होते हैं। अब आपसे एक आखिरी सवाल, बहुत वर्षों के बाद एक ऐसा मंत्री हमने देखा जो पुशअप कर सकता है, जिसकी कमर जो है 44 इंच की नहीं है, और जो फिटनेस की बात करता है। ये पूरा जो आइडिया था आपका फिटनेस चैलेंज देने का और ख़ुद वीडियो में वो करके दिखाने का, ये आपको कैसे आया और आपको ऐसा लगा कि आपको इतना समर्थन मिलेगा? जो देश के जो जितने बड़े लोग हैं सब ने आपके फिटनेस के चैलेंज को स्वीकार किया।
एक बहुत ही पॉजिटिव एक माहौल बना और बहुत अच्छा लगा। कुछ एक जो वीडियोस आते थे, इतने सरल वीडियोस होते थे लेकिन मन को छू जाते थे। तो इस तरह का ये अवेयरनेस पूरे भारत में है। और जो युवा पीढ़ी है आजकल, ये युवा पीढ़ी बहुत अपने से आगे देखती है। और ये क्या दिखा पीछे आपका वीडियो चल रहा है, मेरे को दिख गया वो। एक बहुत अच्छा माहौल है पूरे देश में। और यकीनन हम अपने समय से थोड़ा समय, एक शरीर है हमारे पास, जितने भी, और हर व्यक्ति, हर परिवार के अंदर चुनौती होती है, स्ट्रेस होता है, डेडलाइंस होती हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन वो सभी जिम्मेदारियां आप इसी शरीर से तो करेंगे, किसी दूसरे का शरीर तो ले नहीं सकते। तो कम से कम वो शरीर तो आप मजबूत रखिए जिस शरीर से आप पूरे परिवार का पालन पोषण करेंगे। बस यही एक छोटी सी उम्मीद थी और किस तरह से भारत ने उसको समर्थन करा, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। और प्रधानमंत्री जी तो लगातार ये बात करते रहते हैं और उस दिशा में हम चल रहे हैं। और ये सिर्फ इंटरनेशनल योगा डे तक ना सीमित रहे, तो हमेशा चलते रहना चाहिए। एक दूसरे से हम प्रेरणा लें, यही सबसे बड़ी एक पॉजिटिव फीलिंग है। जी, क्या पूछना चाहती हैं आप? सर, आप तो देखते ही हैं कि सिक्योरिटी से रिलेटेड वुमेन्स की क्या हालत है। इट्स नॉट ओनली अबाउट वुमेन्स, अबाउट एल्डर व्यूज है। हाउ डू यू सी देखिए, ये वाला सवाल जो आप विमेन सिक्योरिटी के ऊपर सवाल मुझसे पूछ रही हैं, बहुत अहम सवाल है। और महिलाओं का जो काम है एक परिवार के अंदर, वो इट कैन नेवर बी अंडर एस्टिमेटेड। एक न्यूक्लियस होती है, माँ या बेटी या बहन, एक न्यूक्लियस होती है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे अर्बन एरिया हो, दोनों में। किस तरह से एक माँ हर तरह से खाना भी पकाती है, सफाई भी करती है, और गरीब घर हो तो लकड़ी भी बीनने जाती है खाना पकाने के लिए। और अगर टेंशन रहती है बजट को लेकर, तो वो भी उस माँ को रहती है या बेटी को रहती है। उस कम समय में भी वो कोशिश करती है कि कैसे न कैसे आर्थिक रूप से मैं कुछ मदद कर पाऊँ, लेकिन मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्वास्थ्य खराब होता है धुएं की वजह से या टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं होने की वजह से। आप ये देखिए कि हर इस चीज़ जो मैंने अभी बोली है, इस हर चीज़ के अंदर सरकार ने काम करी है। एक बार के लिए आप गरीब महिला का सोचिए ना, आज लकड़ी बीनने की ज़रूरत है, आज गैस कनेक्शन वहाँ घर तक लेके लाया जा रहा है। स्वच्छता की वजह से टॉयलेट्स नज़दीक हैं तो पूरे दिन भर सुबह या रात तक का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, तो स्वास्थ्य भी बेहतर है। धुआं नहीं होने से खाना जल्दी पकता है और स्वास्थ्य बेहतर रहता है। आर्थिक रूप से मुद्रा लोन के अंदर 90% लोन्स 50,000 से कम है और 70% मुद्रा लोन्स महिलाओं ने लिए हैं। तो देखिए कितनी बड़ी तादाद में इन महिलाओं को और मजबूत करा जा रहा है। और अगर सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर 33% हम महिलाओं को लेकर आए हैं, तो यही सरकार लेकर आई है। एक बिहेवियरल चेंज भी ज़रूरत है। बिहेवियरल चेंज के लिए लगातार 2014 से प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को लोगों के मन में डाल रहे हैं कि बेटियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, तो बेटियों को बचाओ, उनको पढ़ाओ, उनको और मजबूती दो उनको। साथ साथ जो बिहेवियरल चेंज नहीं समझते, जो सिर्फ डंडे की बात समझते हैं, तो उनके लिए भी कानून लेकर आए हैं कि एक कम उम्र वाली लड़की से अगर छेड़छाड़ हुई तो उसका मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ये सारी चीज़ें पूरा भारत मिलके करेगा तो उतनी गति और मिलेगी। राठौर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एंड देयर इज़ अ गिफ्ट फॉर यू, जो कभी आप भविष्य में जब याद करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ओह यस, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you.